हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। पहले हमने नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट किए थे और फिर उसके बाद हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में भी एन फैक्टर कैलकुलेट किए थे। रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एन फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, इससे हम एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। अब मैं आपको वहां पर पर्टिकुलरली कुछ कैटेगराइजेशन कर रहा हूं। 2-3 एग्जांपल्स तो मैंने जनरल लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो केस 1, रिएक्शंस इन विच only one element undergoes oxidation and one element in other compound undergoes reduction। यानी अभी हम केवल उन रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और वो दोनों अलग अलग कंपाउंड में है। देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन तो सभी है जिनमें रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सब रिडॉक्स रिएक्शंस है। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शंस में भी अब हम कुछ कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। ये कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन है जो आप किसी बुक में देखोगे, नहीं मिलेगा इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन। बट अगर हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हमें रिडॉक्स रिएक्शन को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि रिएक्शन टू रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन पर डिपेंड करेगा कि हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे यहां पर, इसी में मैं एक दो एग्जांपल्स और ले रहा हूं। लेट्स से KMnO4 plus H2C2O4 converting into Mn plus 2 plus CO। हमें इन सभी के एन फैक्टर्स फाइंड आउट करने। जैसा मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि या तो हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लें, इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट कर लें, लेकिन उसके लिए हाफ रिएक्शंस लिखनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस अलग से हमने लिखी थी और उसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो दूसरा तरीका मैंने बताया था फिर वही ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने का। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने का पहले मैं आपको यहां पर ये एग्जांपल फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करके मैं बता देता हूं। दिख रहा है साफ साफ, Mn का रिडक्शन हो रहा है, Mn +7 से Mn किस में जा रहा है, +2 में। Mn का क्या हो गया, रिडक्शन। चेंज कितने का हुआ, 5 का चेंज हुआ है, 5 का। कार्बन जो है +3, यहां पर कार्बन +4, ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन का। चेंज कितने का हुआ कार्बन के लिए, 1 का। अब हमें इनके क्या चाहिए, एन फैक्टर। तो पर मॉलिक्यूल यहां पर एक ही Mn है और इसमें यानी एक ही Mn है पर मॉलिक्यूल। चेंज कितने का हो रहा है, 5 का। तो 1 × 5। ठीक है, यहां पर भी इस Mn का एन फैक्टर भी 5 ही होगा, क्योंकि यही अपने आप में मॉलिक्यूल है। तो एक ही Mn है तो इसका एन फैक्टर भी 5। यहां पर जो चेंज हो रहा है वो 1 का है, लेकिन H2C2O4 में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 × 1 2। और यहां पर इसका एन फैक्टर चेंज 1 का और एक ही कार्बन है तो एन फैक्टर इसका 1। जैसा मैंने कहा था कि अगर आप इसको बैलेंस भी करोगे, अलग अलग रिएक्शंस लिख के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, तो पर मॉलिक्यूल इसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आप चेक कर सकते हो। चलिए एक बार कर ही लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
हाफ रिएक्शन लिखनी होगी KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn+2। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने से पहले बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। Mn यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक Mn, बैलेंस्ड है कह सकते हो, लेकिन इधर पोटेशियम है इधर नहीं। तो यहाँ पर पोटेशियम पर क्या चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या पोटेशियम का +1, राइट। तो यहाँ पर भी आप K+1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी आप K+1 लिख दीजिए। Mn2 + K+1 पोटेशियम बैलेंस। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर जब अगर आप इस तरह से हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो, तो सबसे लास्ट में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, उससे जस्ट पहले ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन से पहले बाकी एलिमेंट्स को। यानी फिर से रिपीट करो, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन, उससे जस्ट पहले ऑक्सीजन, और उससे इन दोनों से पहले बाकी एलिमेंट्स को। हाँ, लेकिन जब इनको बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या बाकी एलिमेंट्स को, अगर आप इस तरह से बैलेंस करो तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में होनी चाहिए, चेंज कुछ नहीं करो, ऑक्सीडेशन स्टेट वही होनी चाहिए। अब जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पर किस में -2, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन कम हो उतने क्या ऐड कर दो, वाटर मॉलिक्यूल 4H2। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, ऑक्सीजन बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन को। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन एटम्स है +1 की स्टेट में, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो 8H। अब आपको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, पोटेशियम सब बैलेंस है। तो अब आप चार्ज को बैलेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर +3 चार्ज है, यहाँ पर +8 चार्ज है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, इधर भी +3, इधर भी +3। अब देखिए आप, पर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 5। पर मॉलिक्यूल ऑफ Mn कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 5। इसका इन फैक्टर भी 5, इसका इन फैक्टर भी 5, इसका भी 5। अब अगर हमें H2C2O4 का इन फैक्टर निकालना है, ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, हम तो इसी तरह से करेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें शो कर रहा हूं कि उतनी आएंगे। एन फैक्टर इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालोगे, एन फैक्टर सेम आएगा। चलिए यहां निकालते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ नहीं, इसके साथ, ठीक है। कार्बन को बैलेंस करना होगा क्योंकि सबसे पहले जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी, हाइड्रोजन के लिए 2H+, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। और अब किसको बैलेंस करना है, चार्ज को, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ इस पर 0, यहाँ +2 प्लस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज, दोनों तरफ 0, इधर भी 0। अब आप एन फैक्टर निकाल सकते हो, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन, पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मॉलिक्यूल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। थोड़े से टाइम लगेगा आपको लग रहा है ये इतनी सारी स्टेप्स, तो मैं 2 तरीके, या तो इस तरीके से करो मेथड 1 या मेथड 2, आप खुद सोच सकते हो किसमें कम टाइम लगा है, मेथड। इवन आगे चल के मैं थोड़ा इसको बोलूंगा भी, इसको आप चाहो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोल सकते हो, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाम है और कुछ नहीं, तरीके पता होने चाहिए हमें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। हाँ, लेकिन आना दोनों तरीके से चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए, रिएक्शंस लिखना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है। I2 plus Na2S2O3 converting into Na plus
Na2S4O6। ठीक है, वापस से दोनों तरीके से करो, एन फैक्टर निकालने हैं आपको, दोनों तरीके यूज करने हैं। पहले बैलेंस करके बता देता हूं जी। एन इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, देन ट्वाइस Na प्लस, बैलेंस, ठीक है। देन चार्ज को बैलेंस करना है, यहां कोई चार्ज नहीं, यहां 0, इस पे +2, तो ये +2 इलेक्ट्रॉन, तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, n फैक्टर 2। लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के साथ 1 होगा। Na2S2O3, Na2S4O6, सल्फर यहां पर +2 में है और यहां +2.5 में। खैर अभी ये ऑक्सीडेशन हम, यानी सल्फर का चेंज हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ आयोडीन का रिडक्शन हो रहा था, सबसे पहले सल्फर को बैलेंस कर लिया हमने, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी को बैलेंस करो। यहाँ 4 सल्फर है, यहाँ 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 4 Na प्लस आयन है, यहाँ पर 2 ही है, तो क्या करेंगे? राइट, अब किसको बैलेंस करना है? चार्ज को, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, सॉरी पर 2 मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के साथ 1, n फैक्टर 1। हाँ, लेकिन इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका n फैक्टर। यहां से करें डायरेक्ट, आयोडीन के लिए चेंज, सल्फर के लिए चेंज। आयोडीन का चेंज 0 से -1, तो 1 का चेंज। सल्फर के लिए 0.5 का चेंज, +2 से 2.5। कितनी आयोडीन एटम्स है? 2, तो n फैक्टर इसका 1 × 2, या उल्टा लिख दो, कुल मिला के n फैक्टर 2 है, 2 एटम्स है, 1 का चेंज, n फैक्टर 2। यहां पर एक ही आयोडीन है, n फैक्टर 1 ही रहेगा। यहां पर 2 सल्फर है, लेकिन चेंज 0.5 का है, तो 2 × 0.5। और यहां पर 4 सल्फर है, चेंज 0.5 का, 4 × 0.5। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं।
चारों का एन फैक्टर निकालना है अगेन, K2Cr2O7, H2O3 2 माइनस, SO4 2 माइनस और क्रोमियम +3। फिर वो बना के कर लेते हैं पहले। सल्फर +2 से +6 कितने का चेंज, 4 का। यहां पर कितने का चेंज, +6 से +3 3 का चेंज। कितने क्रोमियम है यहाँ पर, 2 2 × 3 6। कितने क्रोमियम है यहाँ पर, 1 1 × 3 चेंज कितने का, 4 का। +2 से +6 4 का चेंज, लेकिन 2 सल्फर, एक ही सल्फर है यहां पर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहते हो, क्रोमियम +3 बैलेंस करो, 2 क्रोमियम। पोटेशियम को फिर मैंने बैलेंस कर दिया 2K+। अब किसको बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन को 7H2O। अब किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन, उधर 14 है इधर नहीं है, 14H+। अब किसको बैलेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, उधर 14H+ है, यहाँ 6 + 2 8, यहाँ पर 14, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6। H2O3 2 माइनस, सल्फेट आयन, सल्फर को बैलेंस किया 2 टाइम्स, इधर 8 ऑक्सीजन, इधर 3 दिख रही है, तो इधर कितना आ जाएगा, 5H2O। ऑक्सीजन बैलेंस इधर भी 8 उधर भी 8, 10H+ आयन। अब किसको बैलेंस करना, चार्ज को। यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर काउंट करो, +10 और -4, तो स्टिल +6 है, +6 चार्ज है, जबकि उधर -2 है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, -2 चार्ज चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप काउंट कर सकते हो, -4 -8 -12 +10 -2। कितने इलेक्ट्रॉन, 8, एन फैक्टर 8, 8 इलेक्ट्रॉन 2 मॉलिक्यूल, एन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये तो एक केस हुआ है, पर्टिकुलरली एक केस हुआ है जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे केसेस पर आते हैं। केस 2, रिएक्शंस इन विच, लिख देता हूं, रिएक्शंस इन विच मोर देन one element in a compound undergoes oxidation or reduction। यानी अभी तक क्या हो रहा था, एक एलिमेंट में एक का ही ऑक्सीडेशन, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का रिडक्शन हो रहा था। अब हम कह रहे हैं कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं,
FeC2O4 FeC2O4 प्लस, देखिए मोस्टली क्वेश्चन है यहाँ पर आप नोटिस करोगे उसमें KMnO4 या K2Cr2O7 होते हैं क्योंकि अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mn +2 + Fe +3 + CO। पहले तो चेक करते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमें चेक करना है। सोचो, आयरन ऑक्सिलेट आयन के साथ +2, कार्बन +3, नहीं समझ में आ रहा ऑक्सीजन का भी लिख लो -2 ही है। यहां पर Mn +7 में, यहां पर Mn +2 में, आयरन +3, कार्बन +2, आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडेशन, कार्बन +3 से +4 ऑक्सीडेशन, यानी अब यहाँ पर कार्बन और आयरन दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का। जहां तक हम बात करें MnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn +2 में। तो इनका एन फैक्टर निकालने का तरीका तो अभी भी वही है, अभी भी वही। आप चाहो तो हाफ रिएक्शन लिख लो, जैसा भी हम करते आ रहे थे, रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिख ली, हो जाएगा। या डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। चेंज कितने का? 5 का, इसका एन फैक्टर भी 5, इसका एन फैक्टर भी 5, क्योंकि एक एक एटम। अब बात करते हैं FeC2O4 क्या एन फैक्टर, Fe+3 का एन फैक्टर और CO2 का एन फैक्टर। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब FeC2O4 का केवल आपको एन फैक्टर निकालना है, केवल इसका एन फैक्टर अगर निकालना है तो अभी भी हम इसी तरह से एरो बनाकर कर सकते हैं। एरो बनाकर आप FeC2O4 का एन फैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह से एरो बनाकर आप इन दोनों का एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। अगर ये सोच रहे हो क्यों, तो इसमें क्यों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। ये रूल्स बनाए गए ऑन पेपर, ऑब्वियसली ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे सही सही आंसर आए। तो दोनों तरीके से नहीं कर सकते हो, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, वो अभी रिजल्ट आने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको केवल FeC2O4 का एन फैक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो उसमें हाँ एक चेंज है। अब पहले क्या हो रहा था, केवल एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन अब 2 का हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर ये 2 एरो बना दी। यहां पर आयरन के लिए हम देखें चेंज कितने का हुआ, तो आयरन के लिए चेंज 1 का है, +2 से +3। कार्बन के लिए भी चेंज +3 से +4, चेंज 1 का हो गया। दोनों के लिए चेंज 1 का है। अब अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है तो फिर से वही तरीका, आयरन के एटम्स काउंट करो 1, आयरन का एक ही एटम है, चेंज भी 1, तो ये आयरन, प्लस कार्बन के 2 एटम है और चेंज कितने का? 1 का। बढ़ रहा है दोनों के लिए, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसीलिए ऐड होंगे। अगर एक का बढ़ रहा है एक का कम हो रहा होता तो माइनस होते। खैर अभी दोनों का ही बढ़ रहा है तो यहां पर ऐड हो जाएंगे। ये 1, चेंज 1 का, कार्बन कितने 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से अभी जैसे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, लेकिन अब क्या हम इसी तरीके से इनका भी एन फैक्टर यहीं से निकाल दें? वो आप नहीं कर सकते। अगर मुझे इन दोनों का एन फैक्टर निकालना है तो मुझे इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे और फिर पर मोल ऑफ Fe+3 और CO2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इनका एन फैक्टर होगा, वही इनका एन फैक्टर होगा। करके देख लेते हैं क्या आता है। मुझे इन दोनों का एन फैक्टर निकालना है, इसका निकाल चुके, इसका निकाल चुके, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका एन फैक्टर भी जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे वही किया, बस एक के बजाय 2 एलिमेंट थे तो दोनों का काउंट कर लिया। तो इसका एन फैक्टर भी कितना आ गया, मैं डायरेक्ट एन फैक्टर लिख देता हूं। लेकिन अगर हमें उन दोनों का एन फैक्टर निकालना है तो FeC2O4 Fe+3 + CO2, क्या करें? इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
आयरन बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस हो गया और लकीली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। नहीं होती तो हम H2 ऐड कर देते, नहीं होती तो हम H2 ऐड कर देते। प्लस चार्ज को बैलेंस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब क्या करेंगे? चेक करो पर मॉलिक्यूल किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, किसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर 3, यहां से भी 3 आया था, यहां से भी 3। पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इसका एन फैक्टर भी 3। और पर मॉलिक्यूल यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक के साथ 3/2 होगा, एक के साथ 3/2 होगा। ये इनके एन फैक्टर्स हैं। जबकि यहां से निकालते तो क्या लगता, चेंज 1 का हो रहा है, एक आयरन एटम तो 1, यानी यहां से आप अगर एन फैक्टर निकालते Fe+3 का तो 1 दिख रहा था, यहां से हमने कितना निकाला 3। यहां से CO2 का एन फैक्टर भी कितना आता, चेंज 1 का, एक ही कार्बन है 1, लेकिन यहां से कितना आया 3/2। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सही नहीं है, ये सही है। अब क्वेश्चन ये भी आता, सर ये आपको कैसे पता चला कि ये गलत है और ये सही, हम ऐसे क्यों ना करें? तो मैं आपको बता दूं, आप हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, आप एन फैक्टर तो आपकी इच्छा हो जैसे निकालो, बट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि एक रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही इसके होंगे, उतने ही इसके होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सभी के बराबर आनी चाहिए, यानी एन फैक्टर से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो सभी के इक्वल आने चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं कौन सा एन फैक्टर सही है, वो देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यहाँ पर इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे, तो कह सकता हूं ये 1 मोल, मोल कंसेप्ट सिंपल सा, तो इसका कितना मोल बनेगा 1 मोल और इसके कितने मोल बनेंगे 2 मोल। जबकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, जितने इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके बनेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं। इसके 1 मोल इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 3 इक्विवेलेंट्स। और हम कह रहे हैं कि इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल एन फैक्टर इसका 3, तो इसके भी इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 3 इक्विवेलेंट्स। और इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 2 इनटू मोल्स 2 है, मोल्स इनटू एन फैक्टर 3/2, यानी 3 इक्विवेलेंट्स। यानी अगर आप ये एन फैक्टर यूज करते हो तो इसके भी 3 इक्विवेलेंट्स, इसके भी 3 इक्विवेलेंट्स और इसके भी 3 इक्विवेलेंट्स ही होंगे, तीनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हैं अगर हम ये एन फैक्टर यूज करते हैं। अगर आपने यहां से 1 और 1 वाले एन फैक्टर यूज किए तो फिर इन तीनों के इक्विवेलेंट्स इसके 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 बराबर नहीं आएंगे। तो कौन सा एन फैक्टर सही है, ये एन फैक्टर सही। तो ओवरऑल मैं आपको इसको समराइज कर रहा हूं, MnO4 से तो Mn+2 जा रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग से रिएक्शन लिख के करो या डायरेक्ट एरो बना के कर दो, आंसर आ जाएगा। FeC2O4 का एन फैक्टर निकालना है, डायरेक्ट एरो बना के भी कर सकते हो, इस तरह से हाफ रिएक्शन अलग लिख के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इन दोनों का एन फैक्टर निकालना है तो एक ही तरीका है, फिर और कोई तरीका नहीं, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहां गड़बड़ होती है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, अभी मैंने बताया याद है, 10 दिन के बाद फिर भूल जाते हैं, या बहुतों को ये नहीं पता चलता, क्या देखते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब कार्बन के लिए चेक ही नहीं करते कि हो रहा है नहीं हो रहा है, बस उन्हें लगता है एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। नहीं, कार्बन का भी हो रहा है, आयरन का भी हो रहा है, दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल करते हैं। अब मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, हाफ रिएक्शन ही लिख रहा हूं, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। H3PO
चेक करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर, यहां तो सॉरी हाफ ही रिएक्शन है ये, तो कॉपर +1, फॉस्फोरस -3, कॉपर +2 और फॉस्फोरस +5, यानी कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोरस का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये एक हाफ रिएक्शन ही है जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑब्वियसली कोई ना कोई होगा जो ये कर रहा होगा, यानी KMnO4 या K2Cr2O7 होंगे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो यहाँ पर इनको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। तो ये केवल मैंने हाफ रिएक्शन लिखी है, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो, फिर से मैं तो वही लिख दूंगा यहाँ पर, कोई कंट्रोल MnO4 माइनस और ये यहाँ पर Mn+2, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। इनके एन फैक्टर आपको पता है, अब हमें केवल इनके एन फैक्टर्स निकालने, Cu3p कॉपर 2+ और H3PO4, इनके एन फैक्टर्स निकालने। फिर से कहूंगा, इसका एन फैक्टर एरो बना के भी निकाल सकते हो और हाफ रिएक्शन को बैलेंस करके भी कर सकते हो, लेकिन इनका एन फैक्टर अगर निकालना है तो हाफ रिएक्शन को बैलेंस ही करना होगा। करके देखते हैं। कॉपर के लिए चेंज 1 का, फॉस्फोरस के लिए चेंज 8 का, ये 1 का चेंज +1 से +2, यहां पर चेंज 8 का, ठीक है। अब इसका एन फैक्टर निकालना है। कॉपर के लिए चेंज 1 का, 3 कॉपर है 3, फॉस्फोरस 1 ही है, चेंज 8 का 1, तो 11। लेकिन अब अगर हमें इन दोनों का एन फैक्टर भी निकालना है तो फिर हाफ रिएक्शन को बैलेंस ही करना होगा। कॉपर +2 प्लस H3PO4, क्या कॉपर बैलेंस है? नहीं है, तो कॉपर के लिए बैलेंसिंग के लिए 3 लिख दो। क्या फॉस्फोरस बैलेंस्ड है? तो कॉपर और फॉस्फोरस यानी जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस्ड हो गए। अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए क्या हो जाएगा? 4H2, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। यहाँ पर 8, यहाँ पर 3, कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 5H+। अब किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। इधर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा, 0 0, यहाँ +6, यहाँ +5, कितने इलेक्ट्रॉन? पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन? 11, एन फैक्टर 11। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन? 3 के साथ 11, तो 1 के साथ 11/3। पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन? 11, तो 11। ये इनके एन फैक्टर्स होंगे। तो इसका एन फैक्टर 11/3, इसका एन फैक्टर 11। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। दोनों तरीके से करना है, तभी आदत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर ठीक है एक ही तरीके से करना है, नहीं, दोनों तरीके से करना है। इवन मैं बता दूं, ज्यादातर केसेस में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसी का एन फैक्टर, इन्हीं के एन फैक्टर्स की जरूरत होती है, तो एरो बनाकर ही काम चल जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिस दोनों की करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी वो याद रहता है, नहीं तो हम किसी और तरीके से एन फैक्टर निकाल देंगे और आंसर वो गलत हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं।
चलिए करते हैं, एरो बना के करते हैं। +3 -2 +5 +4 कितने का चेंज? +2 का कितने का चेंज? 6 का। कितने आर्सेनिक है यहाँ पर? 2, तो 2 × 2 4, 3 × 6 18 22, एन फैक्टर 22। लेकिन इन दोनों का एन फैक्टर निकालना है, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। AS2 S3 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। ये 2 टाइम्स, यहाँ पर ये 3 टाइम्स। आर्सेनिक बैलेंस, सल्फर बैलेंस आप किसको करेंगे? ऑक्सीजन को। 8 + 6 14 14H2। अब किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन 28, यहाँ पर 6 है 22H+। कितने इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। 22 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। कितने इलेक्ट्रॉन? 22, तो 22 पर मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल के साथ 22, तो एक के साथ 11। इसका एन फैक्टर 22 / 3। ठीक है, तो ये था केस 2। अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कोई और कर रहा होगा, यानी यहाँ पर AS2S3 के साथ कोई ना कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर होगा, तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर ये MnO4- क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम केस 3 पर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो और उसी का ऑक्सीडेशन हो, यानी वो खुद ही अपने आप को रिड्यूस करे, खुद ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करे। यानी उसमें से ये कह दो कुछ एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और बाकी के उसी के एटम्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिड्यूस हो रहे हैं। सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन भी आप इसको बोल सकते हो, जिसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। एग्जाम्पल, जैसे एक जनरल पहले केस लेता हूं, A कन्वर्टिंग इनटू A N1 प्लस A N2 माइनस, यानी A के कुछ एटम्स, अब ये बैलेंस नहीं, ऐसा नहीं कि एक एटम से 2 कैसे बन गए, बैलेंस नहीं है। A के कुछ एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और A के कुछ एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं। हमें अगेन इन तीनों का एन फैक्टर निकालना है। अब यहां हो क्या रहा है? A जो है दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है और वो रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में चेंज N1 का, रिडक्शन वाली रिएक्शन में चेंज N2 का। अब इसका एन फैक्टर क्या होगा? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से सोचे तो N1 आ रहा है, रिडक्शन वाली रिएक्शन से सोचे तो N2 आ रहा है। हाँ, लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये तो एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये केवल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये केवल रिडक्शन की रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो आप इन दोनों का एन फैक्टर तो अभी से बता सकते हो। इनका एन फैक्टर अभी से हम कह सकते हैं, यहीं से कह सकते हैं। इसका एन फैक्टर, सिंस N1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इसका एन फैक्टर N1, एन फैक्टर इसका N1, और इसका एन फैक्टर चेंज N2 का, तो ये N2। लेकिन A दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्व है, अगर हमें A का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे करें? क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली इसमें N1, रिडक्शन वाली में N2, ये तो अलग अलग आ रहा है। क्या ऐड कर दे दोनों का N1 + N2? नहीं। तो
अगर हमें A का n फैक्टर निकालना है तो फिर से वही तरीका, हमें पर मॉलिक्यूल काउंट करने होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स A के साथ इन्वॉल्व है, पर मॉलिक्यूल A के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो काउंट करने होंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। A का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और A का रिडक्शन भी हो रहा है। पहले ये हाफ रिएक्शंस लिखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली। बैलेंस्ड भी है, A का एक एटम, एक एटम, A का एक एटम, A का एक एटम। अब यहां पर चार्ज को बैलेंस करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n2 इलेक्ट्रॉन। इसमें इधर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इस तरफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इन रिएक्शंस को वापस से ऐड करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को, क्योंकि हो क्या रहा है, ओवरऑल तो कुछ A के एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर A के कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को A के बाकी एटम्स एब्सॉर्ब कर रहे हैं। पर जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने ही तो ये गेन करेगा। यहाँ पर n1 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर n2, तो क्या करना होगा, हमें इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, n2 से, और इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, n1 से, ताकि क्या होगा, अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, n1 प्लस n1 इंटू n2, n1 इंटू n2, यहां पर भी अब्सॉर्ब कितने हो रहे हैं, n1 इंटू n2, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे वो बाकी के A एटम्स ने अब्सॉर्ब कर लिए। यहां पर अब आप कह सकते हो एक तरह से ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह होते हैं। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने होंगे, तो n2a n1 प्लस n1 n2 इलेक्ट्रॉन, n1 n2 इलेक्ट्रॉन, n1a यहां पर भी उतने इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी उतने इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शंस को, तो क्या आ जाएगा, यहां पर n2a, यहां पर n1a, तो n1 प्लस n2a, A के टोटल इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, और क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, n1 n2 इलेक्ट्रॉन, गिविंग n2a n1 प्लस n1a n2 माइनस प्लस n1 n2 इलेक्ट्रॉन। या आप इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह है, एक रिएक्शन में बन रहे हैं, दूसरे में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में तो ये नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, तो आंसर आना चाहिए n1 n2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, n1 इंटू n2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस रिएक्शन के अंदर, जो कि आप यहाँ कैंसिल आउट कर रहे हो, ये लूज हो रहा है, यहाँ से गेन। अब यहां पर अगर हमें A का n फैक्टर निकालना है तो वही तरीका, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो राइट नाउ कितने मोल्स इन्वॉल्व है, n1 प्लस n2, इलेक्ट्रॉन कितने, n1 इंटू n2, तो पर मॉलिक्यूल कितने होंगे, यूनिटी लगा दो, n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसका n फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व n1 n2 अपॉन इसके नंबर ऑफ मोल्स n2, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा n1, यहां से भी क्या आया था n1। इसी तरह से इसका n फैक्टर भी आप निकाल लीजिए, n1 n2 अपॉन n1, तो ये हो गया, यानी वही आए इनके n फैक्टर्स, लेकिन हाँ इससे हमें A का n फैक्टर भी पता चल गया, A का n फैक्टर भी पता चल गया। हाँ, लेकिन अब आप कह सकते हो सर इतना सब करने के बाद n फैक्टर आया तो हमने तो रिएक्शन को ही बैलेंस कर लिया, और आप कह सकते हो कि मैंने ही कहा अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है, यस अगर बैलेंस्ड रिएक्शन है तो मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर लो, इक्विवेलेंट से करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मोल कॉन्सेप्ट आसान है। तो यहाँ पर तो हमने रिएक्शन को ही बैलेंस कर लिया। अब अगर मुझे A के मोल्स पता है तो मैं डायरेक्ट इस A के इसके मोल्स बता दूंगा, यूनिटी तो लगानी है, क्यों उसको हम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्विवेलेंट से वापस मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कह सकते हो ये तो काफी लेंथी है, लेंथी तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस फाइनल आंसर को देखें तो फाइनल आंसर क्या है, n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 है।
बेसिकली ये जो फाइनल आंसर है वो क्या बता रहा है आपको कि ए का अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो N1 क्या है, ए का ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर। तो अगर आपको इस तरह से किसी एलिमेंट जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर निकालना है तो उसका केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो, उनको मल्टीप्लाई करके उनको D से डिवाइड भी कर दो, यानी एन ऑक्सीडेशन एन रिडक्शन डिवाइडेड बाय एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन। उससे क्या होगा, अब ये सारी स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिख रहा है इसका एन फैक्टर N1 इसका N2, ये पुट कर दो, यहीं पर काम हो जाएगा। यानी ये बैलेंसिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। यस, काफी फास्ट होते हैं क्वेश्चंस अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, यूं कह दो कि यहाँ पर ये एन फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये तभी यूज होगा जब डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है और कहीं आप इसको यूज नहीं करोगे। इनके रूल्स रूल्स तो अभी भी वही है जो हम पहले करते हैं, इनके लिए रूल्स चेंज नहीं हुए, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। राइट, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इन तीनों के एन फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बी केयरफुल, ये फॉर्मूला जरूर ऐड हुआ है लेकिन पुराने जितने भी रूल्स है वो तो फॉलो करने ही है। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में इसका एन फैक्टर निकालो, रिडक्शन वाली रिएक्शन में एन फैक्टर निकालो और फिर ये फॉर्मूला लगा दो। इनके लिए रूल्स पता ही आपको, करिए तीनों के एन फैक्टर्स निकालिए। जीरो -1 +5, चेंज कितने का, 1 का, यहां पर चेंज कितने का, 5 का। क्या आंसर बताओ, 5/6 या 5/3? Cl2 का इनफैक्ट, Cl2 की बात करूं, 5/6 या 5/3? जनरली जब क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूं तो मोस्टली आंसर मेरे पास यही आता है जो कि गलत है। सही आंसर है 5/3। क्या मिस्टेक होती है वो भी बता देता हूं। होता क्या है, यहाँ 1 दिखता है, यहाँ 5 दिखता है, तो 1 × 5 अपॉन 1 + 5 कर देते हैं। क्या ये 1 और 5 इस Cl2 के एन फैक्टर है क्या ये 1 और 5 Cl2 के एन फैक्टर है? ये तो चेंज आया ना, Cl2 का एन फैक्टर क्या होगा? यहाँ पर 2 क्लोरीन इन्वॉल्व है तो Cl2 का एन फैक्टर 2 × 1, यहाँ पर 2 × 5 10, यहाँ रिडक्शन वाली ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में Cl2 का एन फैक्टर 10, रिडक्शन वाली रिएक्शन में 2, तो 2 × 10 डिवाइडेड बाय 2 + 10। अब सॉल्व करो, डिवाइड बाय 5/2। हाँ, इनका एन फैक्टर वही, एक ही क्लोरीन है, एन फैक्टर इसका 1, इसका एन फैक्टर चेंज 5 का, तो ये एन फैक्टर। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखें। चलिए एक और एग्जांपल है, H2O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O + O2। यहाँ ध्यान रखना, ये H2O2 पेरोक्साइड है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर
-1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 0। निकालो तीनों के n फैक्टर्स। चेंज कितने का? 1 का। यहाँ पर चेंज कितने का? 1 का। -1 से -2, -1 से 0। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी चेंज 1 का 1 × 2, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2 n फैक्टर विच इज 1। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, 1 का चेंज n फैक्टर 1। यहाँ पर लेकिन 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इसका n फैक्टर 1 × 2। एक और एग्जांपल करो, P4 कन्वर्टिंग इनटू PH3 प्लस H3PO4, तीनों का n फैक्टर। जीरो -3 + 5, चेंज 3 का, चेंज 5 का, राइट। लेकिन कितने फॉस्फोरस है? 4, तो 12 × 20 + 12 + 20, यानी ये आ जाएगा कि 32, तो 3 × 20 डिवाइडेड बाय 8। फिर से करें हम इसको 4 से, तो 5, 15, 5। इसका n फैक्टर 3, चेंज 3 का, इसका n फैक्टर। ठीक है। अभी और भी केसेस है n फैक्टर के, ऐसा नहीं है, और भी केसेस अभी मैं बताऊंगा। बट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये जो 3 केसेस अभी तक हमने डिस्कस किए रिडॉक्स में, जब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक से ज्यादा का हो रहा है, और थर्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्वेश्चंस में यही 3 केसेस यूज होंगे। बाकी की केसेस मैं बताऊंगा, उन पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, उनके कारण आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आपको इन्हीं 3 एग्जांपल्स पर, 3 केसेस पर अच्छी तरह से फोकस करना है। ये n फैक्टर निकालना आना चाहिए। ये पूरा चैप्टर इस n फैक्टर पर बेस्ड है। n फैक्टर गलत निकल जाता है, सारा आंसर गलत हो जाता है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं, बाकी तो फिक्स्ड है। सभी के मोल्स निकालो, जो भी अमाउंट दे रखी उसके मोल्स, मोल से इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट सभी के इक्वल करने हैं, वापस से इक्विवेलेंट से मोल्स निकालना। बट गड़बड़ कहाँ होती है? वो n फैक्टर कैलकुलेट करने में गड़बड़, तो वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूरी है, n फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रिएक्शंस पता होनी चाहिए। रिएक्शंस जो है वो पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में बहुत बार रिएक्शंस गिवन होती है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस जो है वो नहीं गिवन होती है। वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको याद रखनी है, और प्रैक्टिस करते करते और भी हमें बहुत कुछ अपने आप याद हो जाएगा। स्टार्टिंग है, इनिशियल लगेगा, बट कि ये याद रखना है, बट आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे कि वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे बात करते हैं केमनोफोर्स की।
बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी नॉर्मली आप मान के चलो कि 30-40% क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि किसी और को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी और को ऑक्सीडाइज करता है और खुद जो है वो रिड्यूस होता है। अब ये रिड्यूस होके +2 में भी जा सकता है, ये रिड्यूस होके +4 में भी जा सकता है और ये रिड्यूस होके +6 में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है। अगर एसिडिक मीडियम है तो ये +2 में जाएगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो +4 में, लेकिन न्यूट्रल के साथ साथ कह सकते हो स्लाइटली बेसिक अगर मीडियम है तब भी ये +4 में ही जाएगा। +6 में कब जाएगा? जब ये स्ट्रॉन्गली बेसिक हो। अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक हुआ तभी +6 में जाएगा, स्लाइटली बेसिक हुआ तभी ये +4 में जाएगा। हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर आपने स्लाइटली बेसिक लिखा, स्ट्रॉन्गली बेसिक लिखा, अगर बेसिक होगा तो क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज तो यही सही है, बिकॉज कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता कि ये स्ट्रॉन्गली बेसिक और ये बेसिक, परसेप्शन होता है, वेरी करता है। तो इसलिए बुक्स में भी लैंग्वेज ही होती है स्लाइटली बेसिक और ये स्ट्रॉन्गली बेसिक। तो एग्जामिनर को भी यही वर्ड्स यूज करने चाहिए और एग्जामिनर करता भी है। हाँ, लेकिन एक बार हो चुका है ऐसा और हो सकता है ऐसा हो कि एग्जामिनर इस तरह की एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज ना करे, तो मेरा मानना अगर बेसिक भी लिखा हुआ है तब भी आप +4 ही कंसिडर करोगे। स्ट्रॉन्गली बेसिक तो तभी, यानी +6 तो तभी कंसिडर करोगे जब लिखा हो स्ट्रॉन्गली बेसिक, और स्ट्रॉन्गली बेसिक वर्ड होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं कि सर कंसंट्रेशन OH आयन की 1m थी तो हमने मान लिया स्ट्रॉन्ग बेसिक है, नहीं, हमें क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ये स्लाइटली बेसिक है, दैट्स इट। अब डिपेंडिंग अपॉन इसका एन फैक्टर वेरी करेगा। यहाँ पर एन फैक्टर +7 से +2 5, यहाँ पर +7 से +4 3, यहाँ पर +6, तो एन फैक्टर 1, यानी एन फैक्टर वेरी करेगा। इस पर जेई में बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट जेई ने तो बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कौन सी स्टेट में, किस मीडियम में कौन सी स्टेट में जाएगा, ये भी पूछा हुआ है। देन इसके बाद आ जाता है K2Cr2O से, ये किस में जाता है? K2Cr2O से हमने क्रोमियम +6 में, एक अच्छी बात है यहाँ पर ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्रोमियम +6 से +3, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 से ऑक्सीडाइज होकर +6 में, +6 से रिड्यूस होकर +3 में, तो यही कन्वर्जन होता है और कोई मतलब नहीं। इसके अलावा कुछ होगा तो क्वेश्चन में अलग से गिवन होगा, ये याद रखना। देन थर्ड, एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो बहुत सारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती है, I2 + Na2S2O3 कन्वर्टिंग इनटू NaI। इसके एन फैक्टर्स निकाल चुके हैं, Na2S4O6। इनफैक्ट इसे आप बोलते हो सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, बट शॉर्ट में इसका नाम है हाइपो। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये टाइट्रेशन जो हम करते हैं उसमें बहुतों में ये इन्वॉल्व होती है। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि I2 और अगर सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा C2O4, ये जो ऑक्सिलेट आयन होते हैं, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इस कार्बन जो कि +3 में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है +4, तो कहीं पर भी ये C2O4 दिख जाए, जैसे H2C2O4 हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, और भी इसके कंपाउंड होते हैं Al2C2O4 जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट हो गया। इन सब में ये कार्बन +3 से किस में चला जाएगा? +4 में, CO। तो ये ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ये आपको पता होना चाहिए। फर्दर यहीं पर ये जो H2O2 होता है, H2O2 ये अलग अलग तरह से बिहेव करता है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये H2O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और H2O2 का ऑक्सीडेशन मतलब क्या बनेगी? O2। ये ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ -1 से 0 में ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो वो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उस केस में ये -1 से -2 H2। और तीसरा केस आता है जब H2O2 किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, पेरोक्साइड की बोतल को आप ओपनली छोड़ दो, खुली छोड़ दो, ये इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो जाता है।
यानी तीनों में H2O2 के प्रोडक्ट अलग है, यहाँ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन। एन फैक्टर निकाल सकते हो आप इन तीनों केसेस में, -1 से 0 चेंज 1 का, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है तो एन फैक्टर यहाँ पर 2। इनफैक्ट -1 से -2 तो यहाँ पर भी एन फैक्टर 2 है। इसका एन फैक्टर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, इसका एन फैक्टर 1। कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, राइट। धीरे धीरे और पता चलेगी, रिएक्शंस अपने आप समझ में आ जाएगी। इवन समटाइम्स क्या रिएक्शन हो सकती है, कैसे प्रोबेबिलिटी तो बहुतों की आती है कि सर ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि अगर हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसमें से सबसे ज्यादा ऑब्वियस कौन से, यानी किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा, हम कहते हैं इसका भी हो सकता है सर, इसका भी हो सकता है। अगर आप सबका ऑक्सीडेशन ही कंसिडर कर रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो। फिर जो मोस्ट ऑब्वियस है हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, जो मोस्ट ऑब्वियस है उनको कंसिडर करना होगा। मोस्ट ऑब्वियस क्या है वो अपने आप समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो, ठीक है। तो आज अभी हमने केवल एन फैक्टर निकाले हैं, फिर से कहूंगा और भी कुछ केसेस हैं एन फैक्टर के, वो फिर हम आगे करेंगे, बट पहले इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि समझ में आए कि एप्लीकेशन समझ में आए, इंपॉर्टेंस समझ में आए एन फैक्टर का, जो इतनी मेहनत की, इससे क्वेश्चंस कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।